Assalamu alaikum. Class, today we are going to start a new chapter, which is dividends and other payouts. ठीक हो गया? We know कि dividends basically are payments which are made by the corporation to its investors as compensation for their investment. तो generally, uh, we know कि dividends are not compulsory. डिविडेंड जो है ये कंपनीज पे करती हैं, लेकिन ये कंपल्शन नहीं होती उन कंपनीज पे को पे करें। अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट हो गया है तो उस साल वो डिविडेंड पे कर सकते हैं। अगर चाहें तो वो उस पैसे को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया। तो टुडे व्हाट विल बी डूइंग, विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज जो हैं वो किस तरह से पेमेंट्स करती हैं। ठीक हो गया। और कंपनी किन हालात में कैसे पेमेंट्स करती है, मतलब डिविडेंड पेमेंट का जो डिसीजन है वो कंपनी जब लेती हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स को जहन में रखा जाता है डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। तो चैप्टर का नाम है डिविडेंड्स एंड अदर पे आउट्स। और हम इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल बी गोइंग थ्रू विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पे आउट्स। ठीक हो गया। तो कंपनीज जो हैं जो एस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट दे डू, दे पे रेगुलर कैश डिविडेंड। अच्छा, अब ये कैश डिविडेंड की पेमेंट जो है इट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ ए कंपनी। ठीक हो गया। तो लाइफ साइकिल ऑफ ए कंपनी से हमारी मुराद जो है वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ ए फर्म या कंपनी से मुराद हमारी ये है कि कंपनी अपनी लाइफ के किस फेज में है। ठीक है। नॉर्मली 3-4 साइकिल या 3-4 फेजेस होते हैं किसी भी कंपनी के। स्टार्ट सबसे पहला फेज जो है दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। इसमें कंपनी जो है वो स्टार्ट लेती है, कंपनी के पास फाइनेंसिस की कमी होती है, ज़्यादा पैसे कंपनी के पास नहीं होते और कंपनी क्या कर रही होती है, कंपनी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से स्टार्टअप उस तरह से जो है वो लेती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्टार्टअप के बाद क्या करती है कंपनी, इनिशियल ग्रोथ फेज में एंटर होती है। और इनिशियल ग्रोथ फेज में स्टिल कंपनी अभी ग्रो कर रही होती है और कंपनी जो है वो इनफ कैश जनरेट नहीं कर रही होती है अपने ऑपरेशंस या अपने ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। तो जो भी कंपनी थोड़ा बहुत कमाती है वो हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कंपनी जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से भी फंड जनरेट कर रही होती है। कंपनी इस फेज में आईपीओ भी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर इशू करती है। कंपनी जो है वो फॉर्मल लैंडिंग, डेट वगैरह भी उस तरह से इस्तेमाल जो है वो कर रही होती है इनिशियल ग्रोथ फेज में। उसके बाद वी एंटर इन ए रैपिड ग्रोथ फेज। ठीक हो गया। वी कैन से कि लाइक इनिशियल ग्रोथ फेज पे जो कंपनी है, कंपनी की जो ग्रोथ है दैट इज क्वाइट स्लगिश या स्लो होती है कंपनी की ग्रोथ। जैसे ही कंपनी आईपीओ कर लेती है, ठीक है, उसके बाद कंपनी के पास जो एक्सेस टू फाइनेंस है कंपनी को इम्प्रूव हो जाती है। कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, कंपनी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, कंपनी और शेयर्स इशू कर सकती है। लोग अब कंपनी को जानने लग जाते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ज़्यादा सारे पैसे उस तरह से अरेंज करके और रैपिड ग्रोथ फेज में उस तरह से एंटर जो है वो हो जाती है। तो रैपिड ग्रोथ फेज में भी अगेन कंपनी कमा रही होती है, कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल भी होता है, लेकिन कंपनी जितने भी पैसे कमा रही होती है वो सारे के सारे कंपनी री इन्वेस्ट कर रही होती है दोबारा से अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद कंपनी मैच्योर ग्रोथ फेज में एंटर होती है। तो मैच्योर ग्रोथ फेज में जब कंपनी एंटर होती है तो अब कंपनी जो है वो ज़्यादा पैसे कमा रही होती है और कंपनी की जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी-सी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैच्योर ग्रोथ फेज़ में जाके मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती हैं, दे स्टार्ट पेइंग डिविडेंड और वो इस डिविडेंड को फिर बाद में क्या करती हैं, कंसिस्टेंट उस तरह से रखती हैं। ये हो गया। अब जेनेरिकली अगर हम बात करें तो रैपिड ग्रोथ फेज़ में इस टाइम अगर टेस्ला को हम देखें तो टेस्ला माइट बी इन अ रैपिड ग्रोथ फेज़। तो टेस्ला क्या कर रही है, टेस्ला अपने बिज़नेस को, मार्केट्स को एक्सपैंड कर रही है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में टेस्ला क्या कर रही है, अपनी फैक्ट्रीज़ या अपनी जो है वो प्लांट्स वगैरह उस तरह से जो है वो लगा रही है। ठीक है। लोकली अगर हम बात करें तो हमारे पास गोरमे जो कंपनी है दैट माइट बी इन ए मैच्योर ग्रोथ फेज़। और कंपनी ग्रो कर रही होगी लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता से कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही, कोई बाकी मामलात हो गए तो अब कंपनी बहुत रैपिडली उस तरह से ग्रो जो है वो नहीं कर रही थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अल्टीमेटली लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहती है कि कंपनी जो है दैट गोज़ इन टू डिक्लाइन
तो अगर कंपनी हमारी जो है वो डिक्लाइन में चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता 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 से कंपनी सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस में चली जाती है। तो कंपनी फिर जो भी कमा रही होती है वो इन्वेस्टर को दे रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंपनी की सेल्स डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। और कंपनी की जितने भी स्टैब्लिश प्लांट्स या कि जितने भी स्टैब्लिश उनके मामलात होते हैं वो कंपनी लिक्विडेट करके इन्वेस्टर्स को पे करना जो है वो शुरू कर देती है। तो जेनेरिकली अगर हम देखें तो डिविडेंड की जो पेमेंट है दैट माइट बी डिपेंडेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अपने लाइफ साइकिल के किस फेज में है। ठीक हो गया। मैच्योर ग्रोथ फेज जो है यहाँ पे आप रेगुलर डिविडेंड, कंसिस्टेंट डिविडेंड उस तरह से पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो आपका इनिशियल ग्रोथ फेज या रैपिड ग्रोथ फेज पे नॉर्मली ये है कि आपकी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी प्रॉफिट जो आप जनरेट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा होती हैं। तो नॉर्मली ये किया जाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो मैच्योर ग्रोथ फेज और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन फेज, ये वो फेजेज हैं जहाँ पे कंपनी डिविडेंड्स पे उस तरह से जो है वो कर रही होती है जी। क्यों नहीं। अच्छा, तो मोस्ट कंपनीज कैन पे द डिविडेंड क्वार्टरली एज वेल, मतलब ये डिपेंड करता है, अगर कंपनी एनुअल डिविडेंड दे के देना चाह रही है तो एनुअल डिविडेंड दे सकती है, वरना कंपनीज क्वार्टरली भी डिविडेंड उस तरह से पे जो है वो कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी जो है ना वो समटाइम्स व्हाट दे डू, दे पे एक्स्ट्रा कैश डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, अब अगेन एक्स्ट्रा कैश डिविडेंड मतलब वी कैन से कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। एक को हम बोल देते हैं कि दैट इज रेगुलर फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक हो गया। रेगुलर डिविडेंड होता है हमारा, और दूसरा हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा, या हम उसे जो है वो समटाइम्स स्पेशल डिविडेंड भी उस तरह से जो है वो यहाँ बोल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे सर्टन थ्योरीज जो है वो ये आर्ग्यू करती हैं कि आप जो है वो जितना डिविडेंड रेगुलर पे कर रहे हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा इजाफा या कमी नहीं करनी होती। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा या कमी करें तो उससे एक नेगेटिव या ओवरली पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट में जाता है। तो मामला को स्मूथ आउट रखने के लिए व्हाट यू डू, यू पे ए रेगुलर डिविडेंड। और अगर किसी ईयर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, आपने ज़्यादा अर्न कर लिया है, तो आप उसको अलहदा से एक्स्ट्रा या स्पेशल डिविडेंड के नाम से अलहदा से पे ऑफ करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो दिस इज ए वन टाइम डिविडेंड, ये बाद में रिपीट उस तरह से नहीं होगा। ठीक होगा जी। अच्छा, इसी तरह से एक्सट्रीम केस कुड बी द लिक्विडेटिंग डिविडेंड। तो लिक्विडेटिंग डिविडेंड में क्या है कि अल्टीमेटली आपकी कंपनी सेल्फ लिक्विडेशन प्रोसेस में जा चली गई है, आपकी कंपनी डिक्लाइन में उस तरह से जो है वो चली गई है। और डिक्लाइन के बाद आपकी कंपनी क्या कर रही है, अपने जितने भी एसेट्स हैं आप आहिस्ता आहिस्ता से वो सेल ऑफ कर रहे हो, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपकी और ग्रोथ ना हो रही हो, आप एक्चुअल में उस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड रेट है, आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो आपके रिक्वायर्ड रेट से कम हो। तो आप क्या करते हो, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस को जो है वो बाइंड अप उस तरह से करना शुरू कर देते हो। लाइक यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले वारद ने उस तरह से जो है वो किया है। दे माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन उनके जो प्रॉफिट्स थे वो उनके एक्सपेक्टेशन से कम थे। तो वो क्या, ऐसी कंपनी क्या करेगी, ऐसी कंपनी ऐसा ऐसा मार्केट से एग्जिट लेगी, वो अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देगी, या कोई डायरेक्ट डील उस तरह से जो है वो कर लेगी। तो उस तरह से कंपनी ऐसा ऐसा अपने सेल्फ लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाती है। फिर उसको हम लिक्विडेटिंग डिविडेंड बोल देते हैं, कि कंपनी अपने एसेट्स बेच के जो है वो डिविडेंड पे ऑफ जो है वो करना शुरू कर देती है जी। ठीक हो गया। अच्छा, रेगुलर कैश डिविडेंड या कैश डिविडेंड के अलावा समटाइम्स कंपनीज जो हैं वो स्टॉक डिविडेंड भी जो है वो पे करती हैं। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है कि आप डिविडेंड इन कैश पे नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो, आप डिविडेंड जो है वो पे कर रहे होते हो इन फॉर्म्स ऑफ स्टॉक, या अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को आप नए शेयर इशू जो है वो कर देते हो। ये हो गया। मतलब सिंपली अगर मेरे पास 10 शेयर्स हैं तो 10 शेयर के अगेंस्ट जो है वो एक शेयर आप जो है वो डिविडेंड कर उस तरह से जो है वो डिक्लेयर करो। ठीक है। तो 10% स्टॉक डिविडेंड हम इसे बोलेंगे। 10% स्टॉक डिविडेंड के अगेंस्ट ये बार 10 शेयर होंगे, उसके पास जो है वो 11 शेयर उस तरह से जो है वो हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम कैश पे नहीं करते, और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग वो उस तरह से क्या होते हैं, वो आपके इंक्रीज कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, समटाइम्स ना बड़ा रेयर है कि सर्टेन कंपनीज डिविडेंड इन काइंड भी पे करती हैं। ठीक है। अब डिविडेंड इन काइंड से मुराद ये है कि कंपनी बेसिकली क्या करे, कंपनी बजाय इसके कि पैसे पे करे या कंपनी स्टॉक पे करे, कंपनी अपनी ही कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स जो है
वो एज ए डिविडेंड उस तरह से पे ऑफ जो है वो कर दे। लाइक जिस तरह से सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि लाइक कोका कोला वाले क्या करें, वो डिविडेंड कैश में पे करने के बजाय वो कोका कोला के जो बॉटल्स हैं या कोका कोला की जो टिन्स हैं, वो आपको जो है वो पर शेयर सपोज वो आपको एक टिन उस तरह से जो है वो अगर दे दें तो वो आपका डिविडेंड इन काइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि देयर इज ए गम कंपनी जो कि बेसिकली क्या करती है, जो चिंगम के पैकेट्स उस तरह से जो है बेचती रही है एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब लेकिन ये काफी ज्यादा सारा रेयर है। ठीक है, मतलब बहुत कम कंपनी इसको जो है वो करती हैं, लेकिन ये भी किया जा सकता है जी। ठीक है, आज के लिए एक और फेमस फॉर्म है डिविडेंड की, दैट बेसिकली इज कॉल्ड स्टॉक बायबैक। ठीक हो गया, स्टॉक बायबैक या शेयर रिपरचेज इसको हम बोलते हैं। इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, इसमें कंपनी अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर से खरीद लेती है। ठीक है जी, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डिविडेंड उस तरह से जो है वो होती है, डिविडेंड की फॉर्म उस तरह से कहलाती है। ये हम देखेंगे कि कैसे डिविडेंड की फॉर्म उस तरह से जो है वो बनेगी यार। ठीक हो गया। अच्छा, जेनेरिकली जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या डिविडेंड हम पे करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कैश डिविडेंड हम एक डिक्लेयर किया जाता है। कैश डिविडेंड डिक्लेरेशन के साथ साथ हम एक एक्स डिविडेंड डेट भी डिक्लेयर उस तरह से जो करते हैं। तो इस डेट पे डिविडेंड जो है वो स्टॉक का पार्ट नहीं रहता, वो फिर इन्वेस्टर का पार्ट उस तरह से जो है वो आपका हो जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक डेट ऑफ रिकॉर्ड है। डेट ऑफ रिकॉर्ड में सिंपली कंपनी क्या करती है, वो एक लिस्ट बनाती है शेयर होल्डर्स की, जिनको डिविडेंड उस तरह से पे जो है वो करना होता है। तो अगर हम प्रोसीजर को देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो देयर इज अ डिक्लेरेशन डेट जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं जी कि हमने इतना डिविडेंड देना है, और ये आपकी जो है वो एक्स डिविडेंड डेट उस तरह से जो है वो होगी। क्यों जी? तो यकम नवंबर यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है कि आपकी यकम नवंबर इज कम डिविडेंड डेट। ठीक है, मतलब यहाँ तक डिविडेंड स्टॉक का पार्ट रहेगा, और सेकंड नवंबर को डिविडेंड जो है वो स्टॉक का पार्ट नहीं रहेगा। तो सेकंड नवंबर वुड बी द एक्स डिविडेंड डेट। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी रिकॉर्ड डेट उस तरह से जो है वो होगी। तो 5 नवंबर को जो है वो एक लिस्ट बनेगी, और वो लिस्ट किसकी बनेगी, उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनेगी। ठीक हो गया जी। जिनके जो कि सिंपली जो है वो शेयर होल्डर्स थे, जिनको हमने क्या करना है, जिनको हमने डिविडेंड उस तरह से पे ऑफ जो है वो करना है। ठीक हो गया जी। और एंड पे जो है वो अल्टीमेटली आपको डिविडेंड जो है वो पे हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जेनेरिकली व्हाई दिस डेट इज इम्पोर्टेंट। देखिए अल्टीमेटली ना व्हेन वी से कि हमारे पास ना किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस है, तो स्टॉक प्राइस बेसिकली क्या होती है, स्टॉक प्राइस इज प्राइमरली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज ऑफ दैट फर्म। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग पैसे हैं ना, आज जो कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, वो भी कंपनी की वैल्यू का पार्ट है। सपोज लेट्स से कि अगर एक कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है, ठीक है, दैट इज 100, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है पर शेयर, उसके पास सपोज 4 रुपए का कैश पड़ा हुआ है, तो इस 100 रुपीज स्टॉक प्राइस में जो 4 पे हैं वो क्या होंगे, वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एग्जिस्टिंग कैश को। ये हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी से हम जो है वो ये 4 पे एज ए डिविडेंड पे कर देते हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के रिसोर्सेज जो है या कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं, ठीक हो गया, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो कंपनी की जो न्यू स्टॉक प्राइस होगी, ठीक हो गया, न्यू स्टॉक प्राइस कंपनी की होगी आफ्टर डिविडेंड, दैट वुड बी 100 - 4, दैट वुड बी 60। ठीक हो गया। तो हमारी जो न्यू स्टॉक प्राइस होगी, दैट वुड सिंपली बी 96 आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जैसे ही हम डिविडेंड पे करते हैं, तो नॉर्मली होता ही है कि आपकी जो डिविडेंड की प्राइस है, सॉरी शेयर की प्राइस है, दैट डिक्लाइंस। ठीक है, तो एक परफेक्ट वर्ड में वो कितना डिक्लाइन करेगी, वो एग्जैक्ट उतना ही डिक्लाइन करेगी जितनी आपने पेमेंट उस तरह से जो है वो की है। लेकिन और ये किस डेट को डिक्लाइन करेगी, ये एक्स डिविडेंड डेट को डिक्लाइन करेगी, क्योंकि जो इंडिविजुअल एक्स डिविडेंड डेट से पहले इन्वेस्टर था,
उसको जो है वो डिविडेंड मिलेगा। जो इंडिविजुअल एक्स डिविडेंड डेट पे या उसके बाद शेयर को खरीदेगा, उसको डिविडेंड उस तरह से जो है वो नहीं मिलेगा जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एक्स डिविडेंड डेट है, उस पे क्या होगा, उस पे हमारी जो प्राइस है दैट वुड डिक्लाइन। लेकिन अल्टीमेटली द थिंग इज कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें एज इट इज एग्जैक्ट उस अमाउंट से वैल्यू हमारी डिक्लाइन नहीं करती, क्योंकि देयर आर टैक्सेस एज वेल। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो 4 पे आपको जो है वो डिविडेंड सपोज अगर मिला है, ठीक है, तो डिविडेंड कंपनी ने जो पे किया है वो हो सकता है कि दैट इज 4 रुपीज, ठीक है। जो डिविडेंड रिसीव होगा, जो डिविडेंड रिसीव करेगा इन्वेस्टर, दैट वुड बी 4 माइनस टैक्सेस। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स के लिए इस 4 पे की वैल्यू 4 पे नहीं है। इस 4 पे की वैल्यू सपोज से कि जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे 1 रुपया है, तो इन्वेस्टर के लिए उसकी वैल्यू 3 रुपए है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि आपकी जो प्राइस है वो आपकी कंपनी 4 पे डिविडेंड पे करे, लेकिन एक्चुअल में जो प्राइस हो वो आपकी क्या हो, वो 3 रुपए डिक्लाइन करे, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर्स की वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को 3 रुपए उस तरह से रिसीव हुए हैं वैल्यू के, और बाकी वैल्यू भी स्टिल कंपनी में उस तरह से जो है वो इंटैक्ट है जी, ठीक हो गया। तो एक्स डिविडेंड डेट को हमारी जो प्राइस है दैट वुड डिक्लाइन। अच्छा जी, तो ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो गए कि हम कैसे डिविडेंड पे करते हैं, या इसी तरह से हम जो है वो डिविडेंड को किस तरह से जो है वो पे करते हैं। अब थोड़ा-सा ना हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उस तरह से देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है कि क्या हमें डिविडेंड पे करना चाहिए या हमें डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग कि लाइक डिविडेंड आपको पे करना है, डिविडेंड पे आपको नहीं करना। 2 कंपीटिंग आर्गुमेंट्स हैं, ठीक हो गया। एक हमारे पास आर्गुमेंट है कि हम क्या करें, हमें डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड अगर हम पे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं जो कि कंपनी रीइन्वेस्ट कर सकती है वो कम हो जाएंगे। अगर कंपनी ने एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, कंपनी ने नया प्लांट लगाना है, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। तो कंपनी क्या करे, कंपनी बजाय इसके कि डिविडेंड पे करे, कंपनी अपने ही पैसे को रीइन्वेस्ट कर ले। वरना कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मतलब सपोज कंपनी को जो है वो 100 रुपए जो है वो चाहिए, ठीक है। तो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है जी 100। कंपनी ने जो सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अर्न किया, वो भी 100 है, ठीक है। तो अगर हम सपोज इसमें से डिविडेंड 100 का 100 पे कर देते हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और वो कितने के करने पड़ेंगे, 100 के करने पड़ेंगे। तो बजाय इसके कि आप पहले क्या करें, आप जो है वो सबसे पहले जो है वो डिविडेंड पे करें, और उसके बाद उन्हीं इन्वेस्टर्स को कहें कि जी नए शेयर लेके हमें 100 रुपीज़ उस तरह से जो है वो दे दो। आप क्या करें, आप डिविडेंड पे ना करें, इसी को रीइन्वेस्ट उस तरह से जो है वो कर लें। तो दैट इज़ अ कन्वीनिएंट वे, ठीक है, आपकी एक्सपेंशन के लिए। दूसरा आर्गुमेंट ये कहता है कि नहीं, आपको जो है वो डिविडेंड पे करना ही करना है, या आपको डिविडेंड पे करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स लाइक डिविडेंड, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पसंद है। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड से आइडिया होता रहता है कि कंपनी कुछ ना कुछ कमा रही है, उनकी जेब में कुछ ना कुछ उस तरह से जो है वो आ रहा है। तो 2 कंपीटिंग आर्गुमेंट्स हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसमें सबसे पहली जो हमारी थ्योरीज है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम, या द इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब ये जो हमारी थ्योरी है, ये थ्योरी जो है वो मोडी गिलानी एंड मिलर जो हैं, ये 2 रिसर्चर हैं। इन्होंने 1961 में उस तरह से प्रपोज़ जो है वो की थी। इनके मुताबिक डिविडेंड हैज़ नथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक हो गया जी। तो डिविडेंड हैज़ नो डिविडेंड पेमेंट has no relationship with the value of the firm, ठीक है। और क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फाइनेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो अगर डिविडेंड पेमेंट का वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें डिविडेंड पेमेंट के बारे में एज सच जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड हमें पे टेक्निकली नहीं करना चाहिए, या डिविडेंड हमें जो है वो पे करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए जब उस डिविडेंड को हम रीइन्वेस्ट ना कर सकते हैं, ठीक है। मगर कंपनी के पास पैसे हैं और कंपनी के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे हम एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इन्वेस्ट कर सके, तो उस सूरत में कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे करना चाहिए, वरना कंपनी को डिविडेंड पे
नहीं करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो इर्रेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड थ्योरम ये कहती है कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है दैट इज़ इर्रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर्स को जो है इसके बारे में परेशान जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी? अच्छा, मतलब सिंपली इस पॉलिसी को वी आल्सो कॉल इट रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। ठीक हो गया जी? रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? बस सिंपली ये रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी होती है कि अगर आपके पास कोई और फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी नहीं है और आपके पास पैसे बच गए हैं, रेसिडुअल होता है बच गया ना को हम बोलते हैं। तो जो बच जाएगा उसको हम एज़ ए डिविडेंड पे करेंगे। मतलब सबसे पहले रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होगा? सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम पैसे को री-इन्वेस्ट करेंगे। किसमें इन्वेस्ट करेंगे? इन पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया? तो अगर हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी एनपीवी पॉजिटिव है, तो हम अपने जितने भी प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है उसको हम री-इन्वेस्ट कर देंगे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर कुछ बच गया है, ठीक है? मतलब इसके बाद अगर कुछ बच गया है, तो वो हम डिविडेंड के तौर पे जो है वो कर देंगे। तो डिविडेंड विल ओनली बी पेड इफ देयर आर नो अदर पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया? तो अगर हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है, एंड वी स्टिल हैव मनी, तो हम क्या करेंगे? विल बी पेइंग डिविडेंड। तो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी ये कहती है कि हम सबसे पहले पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो है वो डिविडेंड पे उस तरह से जो है वो करेंगे, अगर पैसे हमारे पास बच जाएंगे तो। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ना आपको ये होममेड डिविडेंड की बात उस तरह से जो है वो कर रहा है। अब सपोज़ हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि देखिए, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स लाइक डिविडेंड। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड चाहिए होता है, डेफिनिटली मैंने पैसे इन्वेस्ट क्यों किए हैं? मैंने पैसे इन्वेस्ट इसलिए किए हैं ताकि मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न आए और मैं अपने मामलात को उस तरह से जो है वो चला सकूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो मोडिग्लानियन मिलर है या डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम है, ये थ्योरम ये कहता है कि इन्वेस्टर्स बेसिकली कैन प्रोड्यूस होममेड डिविडेंड पॉलिसी। ठीक हो गया? होममेड डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि आप अपनी मर्जी की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो घर में बैठे जो है इन्वेस्टर अपनी तरतीब दे सकता है। ठीक है? अब सिंपली स्पीकिंग दे से कि अगर आपको पैसे चाहिए और आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो व्हाट यू कैन डू? यू कैन सेल द स्टॉक। ठीक है? मैं सपोज़ आपके पास जो है वो 100 स्टॉक्स हैं और हर स्टॉक की वैल्यू ₹1 है, तो आपके जो है वो टोटल वैल्यू आपकी जो है वो ₹100 है। ठीक है? तो अगर आपको सपोज़ ₹10 चाहिए, तो ₹10 चाहिए तो बजाए इसके कि कंपनी आपको ₹10 दे, आप क्या करें? आप ना 10 स्टॉक्स बेच दें फॉर 1 ईच, तो आपको क्या है? आपको जो है वो ₹10 उस तरह से जो है मिल जाएँगे। आप घर में बैठे अपनी मर्ज़ी का डिविडेंड उस तरह से जो है वो डिविडेंड पॉलिसी इस तरह से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है क्या? तो अगर आपको पैसे चाहिए, मतलब इफ सिंपली इफ यू नीड डिविडेंड मनी, तो व्हाट यू कैन डू? यू कैन सेल द स्टॉक। ठीक हो गया? और आपको पैसे उस तरह से जो है मिल जाएँगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज़ इफ यू डोंट नीड मनी एंड यू आर पेड डिविडेंड, मतलब सिंपली इफ यू डू नॉट नीड मनी, ठीक है, एंड कंपनी पेज यू डिविडेंड, तो आप क्या करेंगे? आप अल्टीमेटली स्टॉक को बाय कर लेंगे। ठीक हो गया जी? बाय मोर स्टॉक। ठीक हो गया? आपको डिविडेंड चाहिए, तो आप स्टॉक को थोड़े से स्टॉक को बेच के पैसे उस तरह से ले लें। अगर आपको डिविडेंड नहीं चाहिए था और कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है, तो आप क्या करें? आप उस डिविडेंड से दोबारा से जो है वो स्टॉक को उस तरह से बाय जो है वो कर लें। ठीक है? तो इसमें अल्टीमेटली आपकी जो वेल्थ है दैट वुड रिमेन सेम। मतलब यहाँ पे हमारी वेल्थ वाज़ 100, ठीक है? और मुझे जो है वो ₹100 में से ₹10 चाहिए थे। क्या कंपनी जब भी डिविडेंड पे करेगी, तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है, अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास 90 ही रहेगी। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि जैसे ही कंपनी से कैश निकलेगा, तो आपकी कंपनी की वैल्यू डिक्लाइन करेगी। वो कितनी डिक्लाइन करेगी? वो तकरीबन उतनी ही डिक्लाइन करेगी जितनी क्या है, जितनी कि आपकी कंपनी ने कैश उस तरह से पे किया है। ठीक है? अगर आप 10 स्टॉक्स उस तरह से बेच देते हैं,
तो इस सूरत में भी आपकी कंपनी, आपकी जो वैल्यू रहेगी या आपके पास जो पैसे रहेंगे इन्वेस्टेड, वो कितने रहेंगे, वो 90 इस तरह से जो है वो रहेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड पे कर दिया आपको कंपनी ने, ठीक है, तो आपकी वैल्यू 90 रह गई। ठीक हो गया, आपकी वैल्यू अगर 90 रह गई है और आपको जो है वो बेसिकली 100 वैल्यू चाहिए थी, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय बैक स्टॉक फॉर द 10 रुपीज। तो आप जब बाय बैक कर लेंगे तो आपकी वैल्यू टोटल 100 उस तरह से हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर में बैठे अपनी मर्जी की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं। आपको पैसे चाहिए आप स्टॉक बेच दें, आपको पैसे नहीं चाहिए आप स्टॉक को बाय बैक उस तरह से जो है वो कर लें। तो आप इन्वेस्टर्स आर वेरी मच कंफर्टेबल इन मेकिंग होम मेड डिविडेंड। तो मोटी गिलानी एंड मिलर के मुताबिक कंपनी को परेशान होने की जरूरत जो है वो नहीं है। अगर इन्वेस्टर्स को पैसे चाहिए तो इन्वेस्टर होम मेड डिविडेंड से अपनी मर्जी की डिविडेंड पॉलिसी बना के पैसे उस तरह से अरेंज जो है वो कर सकते हैं जी। ठीक है जी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टर्स का जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड के तौर पे उस तरह से जो है वो नहीं होगा। ये क्योंकि मार्केट्स हमारी फंक्शनिंग मार्केट्स हैं, तो आप बड़े इजीली स्टॉक को उस तरह से बेच सकते हो। तो अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना है, इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालने हैं, तो आप बड़े सुकून से शेयर्स को बेच के पैसे उस तरह से जो है वो निकाल सकते हो जी। ठीक हो गया जी। तो एक आर्गुमेंट जो है वो इररिलेवेंस डिविडेंड पॉलिसी में वो उस तरह से जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे वही होममेड डिविडेंड का क्या है, उसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। एक कंपनी है, इसका जो है वो 42 रुपए का इसका जो है वो शेयर है। ठीक है, और कंपनी 2 रुपए डिविडेंड पे करना जो है वो चाह रही है। तो बॉब है इन्वेस्टर्स, उसके पास 80 शेयर्स हैं। ठीक है, और उसको 3 रुपए डिविडेंड जो है वो चाहिए। नहीं हो गया। तो अगेन बॉब क्या करे, बॉब सिंपली जो है 2 रुपया डिविडेंड की सूरत में बॉब को मिल जाएगा। और बाकी 1 रुपए का क्या करे, बाकी अगर उसे 1 रुपया और डिविडेंड चाहिए था, यानी 80 रुपए उसे और चाहिए, तो बॉब क्या कर सकता है, बॉब बेसिकली 40 रुपए के जो 2 शेयर्स है उस तरह से जो है वो बेच सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा बॉब, बॉब को 160 रुपए जो है वो डिविडेंड की सूरत में आ जाएंगे, 2 रुपए पर शेयर। ठीक है, और उसके बाद जो प्राइस है वो 42 से 40 पे डिक्लाइन कर जाएगी। तो बॉब जो है वो दो अगर स्टॉक्स बेचे 40-40 के, तो 80 रुपए उसे और उस तरह से आ जाएंगे। तो 240 रुपए उसका टोटल कैश उस तरह से जो है वो आ जाएगा। तो बॉब की जो स्टॉक होल्डिंग है, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो मतलब सिंपली दैट वुड डिक्लाइन टू 3120। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर कंपनी जो है 3 रुपए डिविडेंड पे करती बॉब को, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कंपनी ने 240 रुपए पे कर देने थे, बॉब को शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ठीक हो गया। तो उस सूरत में कंपनी की प्राइस जो है वो 39 पे डिक्लाइन करती। ठीक है, और 80 शेयर उसके पास होते, तो उस सूरत में वैल्यू बॉब की सेम होती। तो होम मेड डिविडेंड से अगेन द थिंग इज कि यू कैन बाय द शेयर्स, यू कैन सेल द शेयर्स, और आप अपनी मर्जी की अपनी प्रेफरेंस के मामला उस तरह से जो है वो चला सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो सिंपली स्पीकिंग जो आपकी टोटल वेल्थ है दैट वुड रिमेन द सेम, वेदर आप जो है वो क्या करें, वेदर आप जो है वो डिविडेंड लें या डिविडेंड उस तरह से ना लें। सिंपली अगर आप डिविडेंड लेते हैं तो आपकी जो टोटल वेल्थ है उसमें कुछ शेयर्स होंगे और बाकी डिविडेंड वाला कैश होगा। अगर आप डिविडेंड नहीं लेते तो आपकी टोटल वेल्थ जो है वो सारी की सारी क्या होगी, वो सारी की सारी जो है वो बेस कर रही होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी या जो आपके पास शेयर्स हैं उनकी वैल्यू से। ठीक हो गया जी। तो ये जो हमारी पॉलिसी है डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरम में, हमारी रेजिजुअल डिविडेंड पॉलिसी होती है। ये इस बात पे फोकस करती है कि फर्म शुड नेवर फॉरगो पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। तो कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने डिविडेंड को कंपनी फॉरगो कर दे और पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट को फॉरगो उस तरह से ना करे जी। ठीक हो गया जी। तो सिंपली हमारी जो है ये है जी पॉलिसी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी छोटा सा इशू है। समटाइम इसके जो अगेंस्ट लोग हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके ना डिविडेंड जो है इसकी पेमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देयर इज़ ए बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि A bird in hand is better than two birds in the bush। मतलब सिंपली ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास जो है वो एक बर्ड है
तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड एंजॉय दैट वर्ड। आपको जो है वो बटेर सपोज आपके पास है, पर लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस बटेर को फ्राई करके एंजॉय करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस बटेर को छोड़ें इस नीयत से कि बटेर एक और बटेरा लेके आएगा। तो सिंपली आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस डिविडेंड को एंजॉय करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर दें। एक रिस्की और ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर डिविडेंड जो है वो गारंटीड उस तरह से नहीं है। तो ये गारंटी नहीं है कि आपने जो डिविडेंड री इन्वेस्ट किया है वो आपको फ्यूचर में पैसा देगा या पैसा नहीं देगा, उससे आप कुछ कमाएंगे या आपको एक्चुअल में नुकसान जो है वो उस तरह से होगा। तो रिस्क इन्वेस्टर क्या करेगा, रिस्क इन्वेस्टर जो है वो डिविडेंड ले लेगा, ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये जरूरी है कि आप जो है वो अपनी अर्निंग को या अपने पैसे को 3 4 5 6 जगह इन्वेस्ट करें। तो जब आप डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा और आपके पैसे उसी जगह पे री इन्वेस्ट हो जाएंगे तो बेसिकली आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे होंगे। तो टेक्निकली आपको अगर डिविडेंड मिलेगा और अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है तो इन्वेस्टर की फिर मर्जी है कि उसने उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इस पैसे को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना है, ताकि वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑब्जेक्टिव उस तरह से अचीव कर सके जी। ठीक हो गया। तो ये आपका बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड, या ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको अपनी जो है डोंट सेल और डोंट टच योर बेस, ठीक है। मतलब ये सिंपली जो गांव के लोग हैं उसको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब कहा ही जाता है कि गांव में जिसके पास जमीन होती है तो ये कहा जाता है कि आप जो है वो जमीन थोड़ी सी भी नहीं बेचते, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अपनी बेस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करना शुरू कर दें, ठीक है, तो नॉर्मली लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं होते। तो एक दफ़ा जब आपने सेल कर दिया है स्टॉक, तो आपको जब नेक्स्ट टाइम कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोबारा से सेल कर देंगे एंड सो ऑन। तो ये कहा जाता है कि व्हेनेवर यू विल टच योर बेस, ठीक है, आप अपनी बेस इन्वेस्टमेंट को अगर टच करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे, तो अल्टीमेटली आप जो है उस सारे के सारे पैसे आहिस्ता आहिस्ता से क्या करेंगे, वो आप निकाल देंगे, सारे के सारी इन्वेस्टमेंट को आप खा जाएंगे। तो दैट्स वाई फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बेस है उसको आप टच उस तरह से ना करें। तो एक आर्ग्यूमेंट उस तरह से जो है वो ये भी है कि आप अपनी बेस को उस तरह से टच है वो नहीं करते, ठीक हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड डिविडेंड सिग्नलिंग, ठीक है जी। तो डिविडेंड हमारा सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, या हम इसको डिविडेंड का सिग्नलिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि व्हेन एवर ए कंपनी पेज डिविडेंड तो इट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी पैसे कमा रही है तो कंपनी को इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट भी करना चाहिए। कंपनी पैसे कमा रही है, उसके पास पैसे हैं, तो अगर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसे पे ऑफ कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी इज इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, कंपनी पैसा पे उस तरह से जो है वो कर सकती है। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है उस पर बूस्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर कंपनी पैसे कमा रही है और डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो अल्टीमेटली ये है कि इन्वेस्टर क्योंकि आउटसाइडर है तो इन्वेस्टर को नहीं पता कि इनसाइड ऑफ द कंपनी उस तरह से क्या हो रहा है। तो नॉर्मली डिविडेंड का इंक्रीज होना इज कंसिडर्ड ए पॉजिटिव सिग्नल कि अब मैनेजर्स कॉन्फिडेंट हैं कि हम ज्यादा कमाएंगे तो फ्यूचर में ज्यादा पैसे आएंगे जी। तो डिविडेंड सिग्नलिंग जो है, दिस इज आल्सो एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम। जैसे कि आपको डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि डिविडेंड देने से आपका जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ एक राब्ता रहता है और कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर को एक सिग्नल जाता है कि हम जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम जो है फ्यूचर में भी बेहतर उस तरह से जो है वो अल्टीमेटली जो है वो कमाएंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल जो एक हमारे पास एक फेमस वे आउट है दैट सिंपली इज के वी डोंट पे द डिविडेंड टू ऑल शेयर होल्डर्स, रादर व्हाट वी डू वी बेसिकली रीपरचेज द स्टॉक। ठीक हो गया जी। तो हम इसको स्टॉक रीपरचेज बोलते हैं। स्टॉक रीपरचेज का मैकेनिज्म देखें, सिंपली स्पीकिंग डिविडेंड पॉलिसी में क्या है, डिविडेंड पॉलिसी हमारी ये पॉलिसी है कि कंपनी का कैश हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है, देखिए अगर सपोज मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दूं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना चाहिए हो या उन्हें पैसे ना चाहिए हो, रादर
कुछ शेयर होल्डर्स को पैसे चाहिए हों और कुछ शेयर होल्डर्स को पैसे उस तरह से ना चाहिए हों। वो क्या करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना उस तरह से जो है वो चाह रहे हों, अपनी जो है वो होल्डिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम फिर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम स्टॉक रीपर्चेज कर लेते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब स्टॉक रीपर्चेज से अल्टीमेटली होता क्या है, स्टॉक रीपर्चेज से होता है कि सपोज मेरे पास जो है वो ना 10 रुपए है, मेरे पास मेरी कंपनी के 100 स्टॉक्स हैं, ठीक हो गया जी। और हर स्टॉक की वैल्यू ना 1 रुपीज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं 10 रुपीज को आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट ₹10, ठीक है, एज पार्ट ऑफ माई डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, एज पार्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो इफ आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 10 रुपीज एज पार्ट ऑफ माई डिविडेंड पॉलिसी, तो व्हाट आई कैन डू, मैं एक तो ये है कि मैं ना इस 10 रुपए को सब इन्वेस्टर्स में बराबर बराबर बांट, ठीक हो गया। मैं अब 100 स्टॉक्स हैं तो 10 रुपए अगर मैं बांटूंगा सपोज, तो 10-10 पैसे सबको उस तरह से जो है वो आएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, सपोज इफ आई पे द डिविडेंड, अगर मैं कैश डिविडेंड पे करूंगा, तो कैश डिविडेंड पे होने के बाद मेरे स्टॉक्स जो हैं वो 100 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इनकी वैल्यू ₹0.90 हो जाएगी। और टोटल मेरी वैल्यू जो है वो पहले अगर 100 रुपए थी तो अब 90 रुपए उस तरह से जो है वो रह जाएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि मैं इसी 10 रुपए को मैं इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि भाई जिस जिसको पैसे चाहिए वो शेयर मुझे वापस कर दे और मुझसे पैसे उस तरह से ले जाए। तो सपोज मुझे 10 स्टॉक्स रीपरचेज करनी है, तो मैं 10 स्टॉक होल्डर से उनके स्टॉक जो है वो ले लूंगा। तो जो रिजल्ट होगा वो इस तरह से होगा कि 10 स्टॉक मेरे पास वापस आ जाएंगे, मैं उन्हें कैंसिल भी कर सकता हूँ या मैं उन्हें अपने पास एज ए ट्री स्टॉक रख भी सकता हूँ। तो मेरे पास बाद में जो है वो 90 स्टॉक्स रह जाएंगे और 90 स्टॉक्स की जो वैल्यू है दैट वुड बी 1 ईच, ठीक हो गया जी। तो 1 रुपीज ईच रह जाएगी और मेरी टोटल वैल्यू जो है दैट वुड रिमेन ₹90। बस दोनों सूरतों में देखें, अगर मैं कैश डिविडेंड पे करता हूँ तो मेरी टोटल वैल्यू इज 90। अगर मैं जो है वो सिंपली स्टॉक डिविडेंड पे कर सॉरी कैश डिविडेंड पे करता हूँ तो मेरी वैल्यू 90 है। अगर मैं स्टॉक रीपरचेज करता हूँ तो भी मेरी वैल्यू 90 है। फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि अगर मैंने कैश डिविडेंड पे किया है, तो मेरे हर शेयर की वैल्यू डिक्लाइन कर गई है, ठीक है? मतलब सब इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू डिक्लाइन कर गई है। और दूसरी तरफ अगर मैंने जो है वो कैश पे किया है, तो क्या हुआ है सॉरी मैंने अगर डिविडेंड जो है रीपरचेज़ कर लिया है, तो मेरे नंबर ऑफ डिविडेंड्स क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो गए हैं और मेरे शेयर की वैल्यू जो है वो उस तरह से सेम रही है। तो टोटल वेल्थ सेम रही है, तो ये जो आपकी पॉलिसी है स्टॉक रीपरचेज़ वाली, इसमें क्या है, इसमें यू आर बेसिकली मोर फ्लेक्सिबल। आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन है कि आप जो है वो एज ए इन्वेस्टर, आपकी मर्जी है कि आपको पैसे चाहिए तो आप उन्हें शेयर दे के पैसे ले लें। अगर आपने जो है वो पैसे आपको नहीं चाहिए और आप अपनी वेल्थ मेंटेन रखना चाहते हैं कंपनी में, तो आप जो है उसको जो है वो बाय बैक स्टॉक को उस तरह से सेल ना करें कंपनी को जी। ठीक हो गया जी। तो स्टॉक रीपरचेज थोड़ी सी ज्यादा फेमस होती जा रही है आजकल। ये क्यों होती जा रही है? बिकॉज ऑफ द टैक्स रीजन। ठीक हो गया जी। तो टैक्स रीजंस हमारी जो है ना, उसके लिए हमारी जो ये सिंपली है स्टॉक रिपरचेज इट्स बिकमिंग मोर फेमस। हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कैश डिविडेंड देंगे ना, ठीक है, तो आपने सपोज यू पेड कैश डिविडेंड, ठीक है, और कितना पे किया आपने, 10 रुपए पे किया, तो ये सारे का सारा जो कैश डिविडेंड है ना, दैट इज टैक्सेबल। ऑल कैश डिविडेंड इज टैक्सेबल। तो आपको क्या है कि सपोज हम कहते हैं कि इस पे हमें जो है वो 10 रुपए पे हमें पे करना पड़ा है जी, सपोज 40% टैक्स, या हम थोड़ा कर लेते हैं 10% टैक्स पे करना पड़ा है, तो आपको 1 रुपया आपका टैक्स चला जाएगा और जो डिविडेंड मिलेगा वो 9 रुपए आपको डिविडेंड पे करेंगे आप, या डिविडेंड एज ए इन्वेस्टर आप रिसीव करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्टॉक रीपरचेज करता हूँ, तो स्टॉक रीपरचेज भी मैंने 10 रुपए का किया। अच्छा, अब यहाँ पे ना स्टॉक रीपरचेज सारे का सारा टैक्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने सपोज एक शेयर खरीदा था। मैंने जब ये शेयर खरीदा था ना, तो इसकी वैल्यू 5 रुपए थी। ठीक हो गया। मैंने जब ये शेयर खरीदा था तो इसकी वैल्यू 5 रुपए थी। तो आज मैं ये शेयर कंपनी को वापस कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है।
तो मुझे क्या हुआ, मुझे कैपिटल गेन हुआ। अब मुझे कैपिटल गेन क्या हुआ, 10 रुपए का मैं बेच रहा हूँ और 5 रुपए का मैंने खरीदा था, तो 5 रुपए कैपिटल गेन हुआ। तो स्टॉक रिपर्चेज के कॉन्टेक्स्ट में मेरी जो सारे की सारी वेल्थ है, वो क्या है, वो टैक्सेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे ओनली कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, और कैपिटल गेन पे सम टाइम जो है टैक्स रेट्स भी कम होते हैं। खैर यहाँ पे जो कैपिटल गेन है उस पे हम अगर टैक्स उस तरह से जो है वो निकालें, ठीक है, तो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, सिंपली 5 रुपए पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सपोज हम कहते हैं कि 10% ही है, तो मेरे इशारिया 5 रुपए या 50 पैसे का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। और जो कैश मैं रिसीव करूंगा इस सूरत में, ठीक है, दैट वुड बी 9.5। ठीक हो गया। तो दोनों सूरतों में आप देखें, दोनों सूरतों में अगर मैं जो है वो कैश डिविडेंड पे करता हूँ, तो जो इन्वेस्टर को पैसे मिलेंगे वो 9 रुपए मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं जो है वो स्टॉक रिपर्चेज करता हूँ, तो इन्वेस्टर को जो पैसे मिलेंगे वो 9.5 रुपए मिलेंगे। तो इस वजह से भी इसको हम थोड़ी सी प्रेफरेंस देते हैं कि सारे का सारा जो आपका जो है स्टॉक रिपर्चेज है दैट इज नॉट टैक्सेबल, रादर जो आपका जो है वो सिर्फ कैपिटल गेन वाला प्रोपोर्शन है उसमें, ठीक है, सिर्फ वो टैक्सेबल उस तरह से जो है अब आपका होगा जी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे वो स्टॉक रीपरचेज वर्सेस डिविडेंड की उसी तरह से जो है वो एक जो है वो डिस्कशन है, इसको आप देख लीजिएगा। मतलब हमारे पास इक्विटी है और वैल्यू ऑफ द फर्म है। फिलहाल हमारी वैल्यू जो है वो 1 मिलियन है, इसमें सारी की सारी हमारी इक्विटी है, हमारे पास 1.5 लाख कैश है एंड 8.5 लाख अदर एसेट्स हैं, और हमारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं जी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे जो है वो 10 रुपए का एक शेयर उस तरह से जो है वो है, या 10 रुपए उसकी जो है वो प्राइस हमारी जो है वो चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब कंपनी जो है, कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख, उसने जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम जो है वो जेनेरिकली देखें, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमने जो है वो कैश डिविडेंड अगर हम पे करें, तो कैश डिविडेंड पे करने से हमारा कैश कम हो जाएगा, 50,000 रह जाएगा। ठीक है, अदर एसेट्स उतने ही रहेंगे, इक्विटी हमारी कम हो जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या रह जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी, और हमारा जो नया जो प्राइस निकलेगी वो 9 रुपीज़ उस तरह से हो जाएगी। मतलब 1 रुपया पर शेयर जो हमने क्या किया, 1 रुपया पर शेयर हमने जो है वो डिविडेंड पे उस तरह से जो है वो कर दिया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम स्टॉक रीपरचेज की बात जो है वो करें, तो स्टॉक रीपरचेज में हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन सेम, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1 लाख जो है वो उसी तरह से जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स आपके रहे। ठीक हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स आपके अगर आप यहाँ पे देखें, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो है वो सेम रहे जी 1 लाख, जब हमने कैश डिविडेंड पे किया। इसके बाद अगर हम जो है वो सिंपली स्टॉक रिपर्चेज देखें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स डिक्लाइन कर गए, लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइस पर शेयर है वो हमारी क्या रही, वो हमारी सेम रही। इसको भी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया है, हमने डिस्कस जो है वो किया है जी। ठीक हो गया जी। तो शेयर रिपर्चेज हम क्यों करते हैं, दिस बेसिकली इज फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द शेयर होल्डर्स, के शेयर होल्डर की मर्जी है, उसे कैश चाहिए तो वो शेयर खरीद लेगा, शेयर बेच देगा, अगर उसको कैश नहीं चाहिए तो शेयर नहीं बेचेगा। इट आल्सो कीप स्टॉक प्राइस हायर, सिंपली स्पीकिंग जब हम नंबर ऑफ शेयर्स कम कर लेंगे, तो प्राइस क्या होगी, प्राइस हमारी जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारी जब स्टॉक जब हम जब हम कैश डिविडेंड देंगे, तो प्राइस हमारी डिक्लाइन कर जाएगी, हर शेयर की प्राइस डिक्लाइन कर जाएगी। लेकिन जब हम स्टॉक रिपरचेज करेंगे, तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे लेकिन स्टॉक प्राइस हमारी सेम रहेगी। तो उससे क्या होगा, इससे आपकी जो मार्केट में प्राइस है दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो आपके पास, तो इट्स आल्सो गुड फॉर द इनसाइडर्स हु होल्ड स्टॉक ऑप्शंस। अब स्टॉक ऑप्शंस क्या है, स्टॉक ऑप्शंस बेसिकली हम मैनेजर्स को समटाइम्स ऑप्शंस देते हैं। देखिए, मैनेजर की अगर परफॉर्मेंस को हमने अलाइन करना है, तो हमारी हमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्राइसेस बढ़े। तो आप मैनेजर को ये कहते हैं कि जी आज हमारी प्राइस है सपोज 20 रुपये शेयर की, तो आप ना 5 साल बाद हमसे 30 रुपये का शेयर जो है वो खरीद लीजिएगा। ठीक है, 30 रुपए के हमसे 1,000 शेयर खरीद लीजिएगा। तो मैनेजर का फायदा किस चीज में है कि वो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद जब भी आपका ऑप्शन मेच्योर हो रहा है, उस टाइम पे वो प्राइस 30 से ढेर सारी ज्यादा हो, मतलब अगर प्राइस 50 रुपए पे होगी, तो मैनेजर को 30 रुपए पे शेयर मिल जाएगा और मैनेजर 20 रुपए उससे जो है वो कमा सकेगा। तो इस चीज को हम स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं।
मैनेजर को आज आपने ऑप्शन दे दिया कि जी आप जो है वो 30 रुपए का शेयर हमसे 5 साल के बाद खरीद सकते हैं, तो अगर प्राइस जो है वो ज्यादा रहेगी तो इट वुड बी गुड फॉर द इनसाइडर्स। ठीक है, तो अगर आप डिविडेंड पे करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा सारी डिविडेंड पे करेंगे तो ज्यादा सारी प्राइस डिक्लाइन करती रहेगी। तो जो इनसाइडर्स हैं जिनको हमने स्टॉक ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनका वो ऑप्शन 5 साल बाद मैच्योर होना है, तो उनके लिए हो सकता है फिर स्टॉक ऑप्शन बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव उस तरह से जो है वो ना रहेंगी। ठीक हो गया जी। तो इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब सपोज अगर एक कंपनी की वैल्यू कम हुई हुई है आजकल, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो सपोज 20 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन आजकल कंपनी जो है उसका शेयर 15 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स 15 रुपए में खरीद के अपने पास रख सकते हैं, और जब कल को जो है वो आपको पैसों की जरूरत पड़े और आपका जो है वो प्राइस दोबारा से 20 पे चली जाए, तो आप वो शेयर बेच के वही शेयर बेच के जो है 5 रुपए जो है मुफ्त में बैठे बैठे उस तरह से कमा सकते हैं नहीं। तो इन केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन, अगर कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो ऐसी सूरत में अल्टीमेटली ये है कि इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए इन्वेस्टमेंट के भी हम इसको एज ए ऑप्शन उस तरह से लेके जो है वो चल सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास इसके टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको जो है वो स्टॉक रीपरचेज में टोटल अमाउंट पे जो है वो डिविडेंड पे नहीं, टोटल अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल गेन वाली अमाउंट है उस पे ही आपने टैक्स पे जो है वो करना है जी। ठीक हो गया जी। सिंपली अगर हम ये आर्ग्यू करें या इस चीज़ को देखेंगे, डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट, तो देयर आर थ्री assumptions। मार्केट में जी टैक्सेस नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है और अनसर्टेनिटी नहीं है। अब वैसी बात है कि प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आपको पे उस तरह से जो है करनी पड़ती है जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं। वो होममेड डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पड़ेगी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी भी आप वैसी बात है कि है, तो बर्डन हैंड थ्योरी यहाँ पे प्ले उस तरह से जो है वो करेगी। ठीक है कि नहीं। तो अगर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तो वी कैन से कि डिविडेंड पॉलिसी माइट बी रेलिवेंट, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो डिविडेंड पॉलिसी समटाइम्स बिकम्स वेरी मच रेलेवेंट, जिसमें आपका समटाइम्स कैपिटल गेन का टैक्स कम होता है, तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म चले, उनको जो है वो अभी डिविडेंड ना दिया जाए। ठीक है, समटाइम ये है कि आपका जो है वो डिविडेंड आपको चाहिए होता है फॉर द कैश रीजंस, तो आप डिविडेंड उस तरह से प्रेफर जो है कर रहे होते हो। फिर अब सी बात है कि देखिए, अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपको किसी को कमीशन नहीं देना, लेकिन अगर आप शेयर बेच के जो है वो पैसे उस तरह से जो है वो लेते हैं, तो आपको क्या पड़ेगा, आपको जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट उस तरह से जो है वो पड़ रही होगी। इसी तरह से अगर आप पैसे को रीइन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड नहीं लेते, तो अनसर्टेनिटी है, पता नहीं वो पैसा और पैसे कमाएगा या वो पैसा डूब जाएगा, तो अनसर्टेनिटी भी होगी, तो इसका मतलब है कि डिविडेंड पॉलिसी हमारी रेलेवेंट हो जाएगी जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना सिंपली जिन ऐसी कंपनीज, ठीक है, जिनके पास जो है वो सिंपली पैसे कम है, ठीक है, तो व्हाट दीज कंपनीज डू, ठीक है, वो कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू नया शेयर इशू जो है वो कर सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेसिकली मतलब यहाँ पे बेसिकली द थिंग इज कि हमारे पास ना एक छोटा सा डिस्कशन है, हम ये जो है वो कर लेते हैं कि देखिए, अल्टीमेटली ना व्हाई वी शुड कंसिडर और वी शुड नॉट कंसिडर पेइंग डिविडेंड। ठीक है, देखिए, आपने ना क्या करना है, आपने ग्रोथ को सस्टेन करना है, और ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए व्हाट यू नीड इन्वेस्टमेंट, या सिंपली हम कहते हैं कि यू नीड मनी। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट ना दो तरह से या पैसे दो तरह से आ सकते हैं। एक हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं, ये क्या है, ये सिंपली हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम रिटेन कर सकते हैं रिटेन अर्निंग की सूरत में, ये हमारा इंटरनल रिसोर्स है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम एक्सटर्नल जो है वो इक्विटी इशू कर सकते हैं, या एक्सटर्नल रिसोर्सेज को कर सकते हैं। इसमें फिलहाल डेट भी हो सकता है वैसे, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि जी हम ना न्यू शेयर इशू जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, अब दोनों की obvious सी बात है कि प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब सपोज अगर मैं इंटरनल रिसोर्सेज जो है, मतलब मैंने क्या किया, मेरा प्रॉफिट आया 100 रुपये, तो मुझे 100 रुपये ही चाहिए, तो मैंने 100 का 100 क्या कर लिया, ये मैंने रिटेन कर लिया। ठीक है, फॉर ग्रोथ। अच्छा, अब मैंने जब ग्रोथ के लिए रिटेन अर्निंग किया ना, तो इसके ना दो मुझे फायदे हुए। ठीक है, एक फायदा ये हुआ मुझे कि इस सूरत में, ठीक है, मुझे दो फायदे हुए। एक फायदा ये हुआ कि मुझे जो है वो टैक्सेस नहीं पे करने पड़े। ठीक है, नो टैक्सेस। और दूसरा फायदा ये हुआ कि मुझे ना किसी भी किस्म के कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर को कमीशन नहीं देना पड़ा। ठीक हो गया, तो ये 100 का 100 रुपया मेरी अपनी जेब में आ गया। अच्छा, अब दूसरी सूरत में क्या हुआ, दूसरी सूरत में अगर मैं डिविडेंड पे करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपया ना सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 100 रुपये को मैंने पे कर दिया एज डिविडेंड्स। तो अगर मैं डिविडेंड्स की सूरत में पे कर दिया तो मुझे 100 रुपये तो चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या हुआ, मुझे डिविडेंड पे ना टैक्स पे करना पड़ गया जी मुझे। ठीक है जी, मतलब मुझे क्या हुआ जी, टैक्स ऑन डिविडेंड पे करना पड़ा, सपोज एट द रेट ऑफ 10%। तो 10 रुपये निकल गए, तो इन्वेस्टर ने कितने पैसे रिसीव किए, इन्वेस्टर ने 90 रुपीज जो है वो रिसीव किए जी। ठीक हो गया, तो 10 रुपये चले गए जी हमारे। ठीक है, अगर मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर लेता, ठीक है, री इन्वेस्ट कर लेता, तो 10 रुपये मुझे टैक्स में हाँ पे करने पड़ते। अच्छा, दूसरा, अब मुझे नए पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इशू द न्यू शेयर। ठीक है, तो जब मैं न्यू शेयर इशू करूंगा, तो न्यू शेयर इशू की मुझे क्या पड़ेगी, मुझे इसकी अंडरराइटिंग की या इसकी इन्वेस्टमेंट बैंकर को मुझे कमीशन देना पड़ेगा जी, या इसको हम ना फ्लोटेशन कॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यू शेयर की मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ेगी, सपोज हम कहते हैं कि इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट मुझे 5 रुपए भी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो होगा क्या कि 100 रुपया मैंने कमाया था, लेकिन वो 100 रुपया मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो लोगों को 90 रुपये मिला। फिर मैंने उन्हीं लोगों को कहा कि जी नहीं, या उन्हीं लोगों को या और लोगों को मैंने कहा कि जी मैं आपको शेयर देता हूँ, आप मुझे 100 रुपया दे दें। मैंने 100 रुपया दोबारा इकट्ठा किया, और 5 रुपये जो है मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट कट गई, और मेरे पास जो है वो अल्टीमेटली 95 रुपीज उस तरह से आए। ठीक हो गया, तो दोनों सूरतों में जो है वो अल्टीमेटली फायदेमंद ये चीज है कि मैं क्या करूं, मैं पैसे को रिटेन कर लूं। ठीक हो गया, अगर मैं नए शेयर इशू करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट भी उस तरह से जो है बियर करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो डिविडेंड पेमेंट है, इट बिकम्स अ बिट कॉस्टली, और उस पे टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब मैं डिविडेंड पे करके फिर मैं अखबार में इश्तेहार दूँगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करूँगा, तो 3, 4, 5, 6 महीने मुझे लग जाएँगे, उसी कैश को दोबारा से रिकलेक्ट करने के लिए। यही कैश अगर मैं सिंपल रिटेन कर लेता, तो मुझे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं पड़नी थी, और कोई टैक्सेस उस तरह से जो है वो नहीं पड़ने थे जी। ठीक हो गया जी। तो अगेन अगर आपके पास एक्सेस कैश नहीं है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, आपको यहाँ पे टैक्सेस पे करने जो है वो पड़ जाएँगे। ठीक हो गया, गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको जो है वो यहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ जाएँगे गवर्नमेंट को। ठीक है, और जब आप नए शेयर इश्यू करेंगे, तो आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी क्या करना पड़ेगा, उसकी भी जो इश्योरेंस की कॉस्ट है, फ्लोटेशन की कॉस्ट है, तो भी आपको पे उस तरह से जो है वो करनी पड़ जाएगी। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्सेस कैश लोगों को दे देंगे, और बाकी कैश को रीइन्वेस्ट उस तरह से जो है वो कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो आपके पास अगर एडिशनल कैश है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट्स करेंगे जिनकी एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी। आप दूसरी कंपनीज़ को एक्वायर भी कर सकते हैं। आप जो है वो फाइनेंशियल एसेट, ये हम बोलते हैं, किसी और कंपनी के शेयर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने शेयर्स भी रीपरचेज़ उस तरह से जो है वो कर सकते हैं जी। ठीक है कि जी। तो टैक्सेस का एक ना मेन एलिमेंट है जिसको हमें कंसिडर जो है यहाँ पे करना होता है। समटाइम्स आपके डिविडेंड पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं और कैपिटल गेन पे टैक्सेस कम होते हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो
कैपिटल गेन को प्रेफर करेंगे, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें करंट डिविडेंड मिले, वो अपनी जो डिविडेंड्स हैं, अपना जो बेनिफिट है, टैक्स की पेमेंट है, उसको डेफर करना पसंद उस तरह से जो है वो करेंगे। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में जो टैक्सेस हैं आपके, तो ए फर्म शुड नॉट इशू स्टॉक्स टू पे द डिविडेंड्स। ठीक हो गया, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा जी। ठीक है जी। मतलब सिंपली मैनेजर्स क्या करेंगे, मैनेजर्स जो है दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट द फंड्स, और वो क्या करेंगे, वो डिविडेंड को रिड्यूस करने की कोशिश उस तरह से जो है वो करेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से लाइक आपकी जो है वो पर्सनल टैक्सेस जो हैं वो कम कर देते हैं आपकी डिविडेंड की पेमेंट, लेकिन आपकी डिविडेंड्स को ये ज़ीरो नहीं करते जी। ठीक है, तो हमें इस बात का भी ख्याल उस तरह से रखना है कि जो भी है अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमने टैक्सेस उस तरह से पे करने हैं। आल्दो फाइनेंस में हम जितने भी आउटफ्लोज हैं या जितनी पेमेंट्स हमको डेफर करने की कोशिश करते हैं, लेट ले जाने की कोशिश करते हैं ड्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टिल आपको कभी ना कभी जो है वो डिविडेंड या कैपिटल गेन की सूरत में फायदा होना है, जिस पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पे फिर आपको टैक्स उस तरह से जो है पे करने पड़ेंगे जी। ठीक हो गया जी। तो रियल वर्ल्ड में सिंपली आप की जो टैक्स हाई टैक्स डिविडेंड की फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है, उसमें से पहला ये है कि आपको करंट इनकम चाहिए। देयर वुड बी पीपल जो इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से अपने मामला चलाते हैं, डे टू डे अपने मामला चलाते हैं। सपोज अगर मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे पास पैसे हैं, तो आई विल बी इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी जो कि ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही होगी, क्योंकि मुझे रेगुलर पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं अपने मामला चला सकूँ। ठीक है जी। दूसरा बिहेवियरल फाइनेंस वाला एस्पेक्ट है, मतलब जिस तरह से मैंने स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि आपको डिसिप्लिन्ड रहना होता है। आप अगर अपनी बेस को टच करेंगे तो आपकी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बेच देंगे। तो बिहेवियरली जो डिविडेंड है दैट इज़ प्रेफर्ड, बजाय इसके कि आप होम में डिविडेंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से बेचना जो है वो शुरू करें। ठीक है जी। तो आप टैक्स आर्बिट्राज कर सकते हैं जी, आप ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे सिंपली मतलब जिनका जो टैक्स पेमेंट्स हैं आपकी उस तरह से जो है वो कम बने। तो आप जो है वो सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्स को डेफर कर सकते हैं, अपने टैक्स से बच सकते हैं, या अपना टैक्स आप जो है वो टैक्स सिंपली कम भी पे कर सकते हैं। मतलब सपोज़ हम जेनेरिकली अगर सपोज़ हम कहते हैं कि एलन मस्क अपने सारे के सारे पैसे जो है टेस्ला में इन्वेस्ट कर देता है और टेस्ला डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो टेक्निकली जितना मर्ज़ी वेल्दी है आपका एलन मस्क, ठीक है, उसको जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जब तक वो शेयर नहीं बेचेगा, जब तक जो है वो अल्टीमेटली डिविडेंड नहीं रिसीव करेगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा, वो जो है उसको टैक्स पे उस तरह से नहीं करना। ठीक है जी। इसी तरह से लास्टली एजेंसी कॉस्ट में अल्टीमेटली अगर आप डिविडेंड जो है वो नहीं डिमांड करते इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, या इन्वेस्टर उस पैसे को कंपनी के अंदर अपने पास रख लेगा। तो इन्वेस्टर जो है अल्टीमेटली थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो आप इट इज़ प्रेफर्ड कि अगर आप मैनेजर से डिविडेंड मांगें, तो मैनेजर जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है, बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ताकि वो डिविडेंड्स पे कर सके, और उसकी डिस्पोजल पे ज़्यादा कैश नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैनेजर के पास ज़्यादा कैश होगा, तो अल्टीमेटली मैनेजर उस कैश को ख़राब करेगा, उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा जहाँ से ज़्यादा मुनाफा नहीं आएगा, उसको पर्सनल गेन के लिए इन्वेस्ट करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको एक्सेस कैश मैनेजर्स के पास नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो है वो डिविडेंड जो है वो पे उस तरह से कर देना चाहिए जी। ठीक है जी। ये आपका क्लाइंटाइल इफेक्ट है। अच्छा, क्लाइंटाइल इफेक्ट बेसिकली या क्लाइंट इफेक्ट या क्लाइंटाइल थ्योरी ये कहती है कि देयर आर सर्टेन पीपल ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर अट्रैक्टेड टू ए स्पेसिफिक डिविडेंड पॉलिसी। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्लाइंटाइल बोलते हैं, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स को एक सर्टेन डिविडेंड पॉलिसी पसंद होती है। क्यों पसंद होती है? देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, उसमें से जो सबसे एक बड़ी रीज़न होती है समटाइम्स, वो आपकी टैक्स पेमेंट्स की रीज़न उस तरह से जो है वो होती है, ठीक है? तो समटाइम्स आप जो है वो मतलब समटाइम्स आप जो है वो जिस तरह से सपोज़ हम कहते हैं कि एलन मस्क है, एलन मस्क इज़ अ वेल्दी पर्सन, तो वो क्या करेगा, वो अपनी क्योंकि वो कमा बहुत ज़्यादा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारी अपनी कमाई जो है, उसको लिक्विडेट नहीं कराएगा, क्योंकि उसको जो है वो अल्टीमेटली टैक्सेस बढ़ेंगे। तो ही विल प्रेफर द कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं करेगी।
ताकि वो टैक्स से बच सके। ठीक हो गया। इसी तरह से एज का भी क्लाइंटल होता है, मतलब जो ओल्ड एज के लोग होते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है, दे प्रेफर द कंपनीज विद हायर डिविडेंड। ठीक है, अगर एक यंग इंडिविजुअल है तो वो डेफिनेटली ऐसी कंपनी प्रेफर कर रहा होगा जिसमें ग्रोथ ऑप्शन उस तरह से जो है वो होंगे जी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे सर्टन ग्रुप्स हैं जो हाई ब्रैकेट टैक्स ब्रैकेट इंडिविजुअल हैं, वो लो पे आउट को प्रेफरेंस देंगे। जो लो ब्रैकेट इंडिविजुअल्स हैं जिनको टैक्स कम पड़ता है, वो लो टू मीडियम पे आउट को प्रेफर करेंगे। जो टैक्स फ्री इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको टैक्स उस तरह से नहीं होता, मतलब एक ज़माने में जो पेंशन फंड्स हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता जी। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां भी क्या करती हैं, दे प्रेफर द मीडियम पे आउट। जो कंपनीज या कॉरपोरेशंस हैं, समटाइम्स दे प्रेफर द हाई पे आउट, क्योंकि जेनेरिकली कंपनियां अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हैं शेयर्स में। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में उनको जितना पैसा अगर आ जाए तो दैट इज फाइन, वो टैक्स को बहुत ज़्यादा उस तरह से कंसिडर जो है वो नहीं करती नहीं। ठीक हो गया जी। तो अगर आपकी जो एक स्पेसिफिक क्लाइंटाइल आपके पास अट्रैक्टेड है और आप डिविडेंड पॉलिसी चेंज करें, मैं सपोज मेरे पास ऐसे लोग हैं जो डिविडेंड पॉलिसी पसंद नहीं करते, जिनको ग्रोथ स्टॉक चाहिए, और मैं डिविडेंड पे करना शुरू कर दूं, तो होगा क्या कि जो इन्वेस्टर हैं वो शेयर बेच देंगे, तो अनवांटेड उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ेगी और मेरी कंपनी की रिप्यूट थोड़ी सी उस तरह से खराब होगी। तो ये कहा जाता है कि मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर ट्राई टू स्मूथ आउट डिविडेंड पॉलिसीज। मतलब जो भी डिविडेंड पॉलिसी उनकी चल रही है, हाई पे आउट पॉलिसी है, लो पे आउट पॉलिसी है, नो डिविडेंड पॉलिसी है, वो उसी को जो है वो उसी को स्ट्रीमलाइन रखते हैं, वो उसी को लेके साथ चलते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा क्लाइंटाइल आया होता है जिसने अल्टीमेटली उनकी डिविडेंड पॉलिसी को देख के उसमें जो है कंपनी में इन्वेस्ट जो है वो किया होता है। तो अगर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज करेगी, अल्टर करेगी, तो वो जो क्लाइंटाइल है, वो इन्वेस्टर है कंपनी का, वो डिस्टर्ब होगा और उसको दूसरी कंपनी ढूंढ के वहां पे जाना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि कंपनी पे नेगेटिव प्रेशर उस तरह से जो है वो आए, क्योंकि वो लोग कंपनी के शेयर बेचना शुरू जो है वो कर देंगे जी। ठीक हो गया जी। तो वी नो दैट कॉर्पोरेशन स्मूथ आउट डिविडेंड, तो जो भी डिविडेंड पॉलिसी चल रही है कॉर्पोरेशन उसी को लेके चलती हैं, उसको बहुत ज्यादा ना वो बढ़ाती ना वो बहुत ज्यादा उसको कम करती। ठीक है जी। कंपनीज आजकल कम कंपनीज ऐसी हैं जो डिविडेंड पे कर रही हैं आजकल, जो है वो ज्यादातर स्टॉक रीपरचेज वाली साइड पे कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनी स्पेसिफिकली उस तरह से जो है वो जा रही हैं। डिविडेंड जो है वो मार्केट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो डिविडेंड पेमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में भी प्रेफरेबल उस तरह से जो है वो हो रही है। तो कंपनी को एक सेंसिबल पॉलिसी उस तरह से फॉलो जो है वो करनी चाहिए, जिसमें वी शुड नॉट फॉरगो पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स जस्ट टू पे द डिविडेंड्स। हमें नए स्टॉक को इशू नहीं करना चाहिए डिविडेंड पे करने के लिए। ठीक है, हमें सबसे पहले पैसे री इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर पैसे बच गए हैं तो हमें जो है डिविडेंड की सूरत में देना चाहिए। ठीक है जी। तो हमें स्टॉक रीपरचेज को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। तो स्टॉक रीपरचेज का भी अगेन अगेन ये है कि हमें टैक्सेस जो है वो उसमें से बचत जो है वो हो जाएगी जी। ठीक हो गया जी। तो अब कंपनीज एग्रीगेट पे आउट्स कर रही हैं, मतलब रेगुलर डिविडेंड थोड़ा सा कम होता है, जब पैसे ज़्यादा सारे इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादा सारा डिविडेंड जो है पे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा जाता है कि जब पहला डिविडेंड दिया था तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिविडेंड माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। जब उन्होंने डिविडेंड इनिशिएट किया था, वो डिविडेंड इतना ज़्यादा था कि बेसिकली यूएस की जो जीडीपी है वो बढ़ गई थी, कहने वाले ये कहते हैं। ठीक हो गया। Dividends are concentrated among a small number of large mature firms। तो ये वही चीज़ है कि जो mature growth वाली firms हैं, ठीक है, जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी अब जो है वो कम हो गई है, ऐसी कंपनियां जो है वो डिविडेंड रेगुलर पे उस तरह से करती हैं। जो ग्रोथ फर्म्स हैं, जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, रैपिडली ग्रो कर रही हैं, उनके लिए डिविडेंड पे करना पॉसिबल उस तरह से नहीं होता। मैनेजर्स जो हैं दे आर रिलक्टेंट टू कट द डिविडेंड्स। मैनेजर जो है वो डिविडेंड को कम करने के हक में नहीं होते, क्योंकि डिविडेंड को कम करना मतलब ये नेगेटिव सिग्नल जाता है मार्केट को। डिविडेंड को कम करने से मुराद लोग ये रहते हैं कि मैनेजर क्योंकि डिविडेंड कम कर रहा है तो उसका मतलब है कि फ्यूचर में कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे, तो इसलिए वो डिविडेंड कम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो मैनेजर क्या करते हैं, दे ट्राई टू स्मूथ आउट डिविडेंड। वो डिविडेंड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, वो डिविडेंड को कम नहीं करते। और वो डिविडेंड को बढ़ाते भी तब हैं जब दे आर कॉन्फिडेंट के फ्यूचर में वो उस लेवल को जो बढ़ाया हुआ डिविडेंड है उसको इजीली पे जो है वो कर पाएंगे जी। ठीक है जी। तो स्टॉक प्राइसेस जो हैं दे बेसिकली रिएक्ट टू अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन द डिविडेंड। तो डिविडेंड बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी। कि डिविडेंड कम होएगा तो नेगेटिव सिग्नल जाएगा, तो स्टॉक प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जी। ठीक हो गया जी।
तो हमारे पास जो है वो इसके अलावा हम स्टॉक डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो स्टॉक डिविडेंड में सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पेइंग एडिशनल शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो कंपनी से कैश नहीं जाता, ठीक है, और हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो स्मॉल स्टॉक डिविडेंड होता है लेस देन 20 to 25% जो है, इसको हम स्मॉल स्टॉक डिविडेंड उस तरह से बोलते हैं। अगर जो है मोर देन 25% है तो हमारा इसको जो है वो हम लार्ज स्टॉक डिविडेंड उस तरह से जो है वो बोलते हैं। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी 10% डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करती है स्टॉक डिविडेंड, तो आपको 10 शेयर एडिशनल उस तरह से जो है मिल जाएंगे। तो अच्छा, अब इसका अल्टीमेटली ना इसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है इसको हम देख लेते हैं। मतलब वी नो अभी तक हमें दो चीजें पता है कि अगर हम कैश डिविडेंड देंगे, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ना हमारी दो तीन चीजें हैं, हम ना उसको जो है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ ताकि हमें जो है वो आइडिया उस तरह से रहे जी। अच्छा जी, तो हमारे पास जो सबसे पहले है ना, किस किस चीज पे इम्पैक्ट हो सकता है हमारा। हमारा इम्पैक्ट हो सकता है जी सबसे पहले प्राइस पे, ठीक है। हमारा इम्पैक्ट हो सकता है जी स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट हो सकता है। हमारा इम्पैक्ट हो सकता है जी नंबर ऑफ शेयर्स पे, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई तो हमारा जो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है उस पे इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन तीन चीजों पे हमारा इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। हम देखते हैं किस किस पे क्या इम्पैक्ट होता है। हमें पता है कि जब हम कैश डिविडेंड पे करें तो हमारी स्टॉक प्राइस क्या करती है, हमारी स्टॉक प्राइस डिक्लाइन करती है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जो है वो सेम रहते हैं और हमारी वैल्यू भी क्या करती है, डिक्लाइन करती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो है अगर हम स्टॉक रिपरचेज करते हैं तो हमारी जो स्टॉक प्राइस है, हमारी जो स्टॉक प्राइस है दैट रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, और हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है दैट आल्सो डिक्लाइंस। ठीक हो गया। मतलब ये हमारे पास जो है ना इसका मैं थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझ आने लग जाए। तो अल्टीमेटली हमारे पास अगर कैश डिविडेंड है तो हमारी प्राइस डिक्लाइन करेगी, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्लाइन जो हमें वो सेम रहेंगे, और वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी। इसी तरह स्टॉक रीपरचेज में हमारी स्टॉक प्राइस जो है दैट वुड रिमेन सेम, हमारी नंबर ऑफ शेयर्स डिक्लाइन करेंगे और हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगी। अच्छा, अब हम ना यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक डिविडेंड में अल्टीमेटली हमारे नंबर ऑफ शेयर्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अच्छा, कंपनी से ना कैश गया ना कंपनी में कैश आया तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम। तो हमारी स्टॉक प्राइस क्या कर देगी, स्टॉक प्राइस अब डिक्लाइन कर देगी। ठीक हो गया। मतलब सिंपली स्टॉक डिविडेंड में हो क्या रहा है कि पहले क्या था, पहले हमारी सपोज हमारे पास जो है वो 100 डिविडेंड थे, 100 शेयर्स थे, ठीक है, और इनकी 1 रुपया जो है वो प्राइस थी। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू थी वो सपोज थी 100 रुपये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास अब शेयर्स बढ़ जाएंगे। पर सपोज हम कहते हैं हमने 100% जो है वो स्टॉक डिविडेंड इशू किए, तो हमारे शेयर्स क्या हो जाएंगे, 200। अच्छा, अब ये तो नहीं होगा ना, देखिए वैल्यू क्या होती है, वैल्यू बेसिकली प्राइस जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए हैं, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़े हैं, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, ना पैसा आया है, ना पैसा गया है, तो अल्टीमेटली मेरी फ्यूचर में कमाने की कैपेसिटी वुड रिमेन सेम। तो मेरी अगर वैल्यू थी ना पहले, मेरी वैल्यू क्या थी, मेरी अगर वैल्यू पहले थी ना 100 रुपये, तो अभी वैल्यू 100 होगी। नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हैं तो मेरी पर स्टॉक प्राइस हाफ हो जाएगी और टोटल वैल्यू वुड रिमेन सेम जी। ठीक हो गया। तो स्टॉक डिविडेंड का स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी प्राइस डिक्लाइन करेगी, लेकिन मेरी वैल्यू क्या है, वैल्यू वुड रिमेन सेम, और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद स्टॉक स्प्लिट है। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट जो है ना ये बेसिकली क्या है,
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शेयर को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, दो या ज्यादा हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक हो गया। तो हम स्टॉक स्प्लिट का भी देख लेते हैं। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट ना तकरीबन स्टॉक डिविडेंड की तरह ही होता है। ठीक है। इसमें अगेन हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाते हैं, वैल्यू रिमेन सेम एंड इट आल्सो डिक्लाइंस। मतलब होगा क्या कि मैंने स्टॉक जब स्प्लिट किया तो मैंने कहा कि जी मेरे पास ये सिनेरियो है। ठीक है। मैंने स्टॉक स्प्लिट किया। स्टॉक स्प्लिट मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि पहले मेरे पास 100 शेयर्स थे। ठीक हो गया। और वो 100 शेयर्स थे जिनकी पार वैल्यू सपोज, एक पार वैल्यू जो है वो ₹1 थी और इनकी प्राइस भी ₹1 थी। मतलब ये जो 100 शेयर्स मेरे पास थे, इनकी पार वैल्यू भी थी ₹1 और इनकी प्राइस भी सपोज ₹1 थी जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैं स्टॉक स्प्लिट कर दूंगा, मैंने क्या किया, मैंने 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट किया। मतलब जिसके पास पहले एक शेयर था, उसको अब मैं क्या करूंगा, उसको अब मैं एक शेयर लेके दो शेयर्स दे दूंगा। अब मेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे, पहले 100 शेयर्स थे तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे जी 200। ठीक है। डबल हो गए शेयर्स। ठीक है। और अब वैसी बात है कि प्राइस हमारी डिक्लाइन कर जाएगी, टोटल वैल्यू मेरी 100 हो जाएगी। यहाँ पे ना मेरी पार वैल्यू भी जी कम हो जाएगी। मेरी पार वैल्यू क्या है, अब मेरी पार वैल्यू भी 0.5 हो जाएगी और प्राइस तो मेरी ऑलरेडी उस तरह से डिक्लाइन जो है वो कर गई है। ठीक है। तो ये जो मेरा है स्टॉक स्प्लिट में भी सेम रहेगा। अच्छा, जो कैश डिविडेंड, स्टॉक रीपरचेज या स्टॉक डिविडेंड है ना, इसमें हमारी जो पार वैल्यू है उस पर फर्क उस तरह से नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे मैं एक ना पार वैल्यू भी लिख देता हूँ या मैं बुक वैल्यू की बात कर लेता हूँ जी, शेयर की। कैश डिविडेंड में बुक वैल्यू सेम रहती है जी आपकी, स्टॉक रिपर्चेज में बुक वैल्यू सेम रहती है, स्टॉक डिविडेंड में भी बुक वैल्यू, या जिसको हम बुक वैल्यू पर शेयर या इसको हम पार वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है। तो आपकी पार वैल्यू जो है ना, बुक वैल्यू थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, पार वैल्यू कहते हैं, पार वैल्यू जो है दैट रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो आपकी पार वैल्यू है दैट आल्सो डिक्लाइंस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी पार वैल्यू भी डिक्लाइन उस तरह से जो है वो कर जाती है, अगर आपने स्टॉक स्प्लिट उस तरह से जो है वो की है जी। तो it is essentially same as the stock dividend except it is expressed as a ratio। तो 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट में जो है वो अगेन 100% स्टॉक डिविडेंड की जैसी चीज है। तो स्टॉक प्राइस रिड्यूस हो जाती है और अगेन हम चाह क्या रहे होते हैं, लेकिन समटाइम ना हमारा स्टॉक प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ना। सपोज हमारे पास पाकिस्तान में यूनिलीवर वगैरह कंपनीज की जो प्राइस है 2,000 से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब आप स्टॉक मार्केट में एक शेयर नहीं खरीदते, आप स्टॉक मार्केट में जो है वो शेयर खरीदते हैं, 5, 7, 8, 10, 15 शेयर जो है वो भी नहीं खरीदते, वैसे 500 शेयर खरीदते हैं। तो 500 की लॉट आपने खरीदनी है, तो अगर एक शेयर ₹100 का है और आपने 500 शेयर खरीदने हैं तो आपको 50,000 रुपये चाहिए उसको खरीदने के लिए। एक शेयर ₹1,000 का है, आपने 500 शेयर खरीदने हैं तो 5 लाख रुपए चाहिए उसको खरीदने के लिए। तो अगर आपके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ज्यादा लोग फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज आप स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो इसका, या स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो इसका एक मकसद ये भी होता है कि आपने शेयर को ट्रेडेबल रेंज में लाना होता है। ठीक है। ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आपकी जो कंपनी है उसके स्टॉक की लिक्विडिटी अच्छी हो और उसकी वैल्यू उस तरह से बढ़े जी। ठीक हो गया जी। जिस तरह से स्टॉक स्प्लिट होता है इसी तरह से हमारा जो है रिवर्स स्प्लिट भी होता है। अब जो हमने 2 for 1 किया है, ये हम जो है 1 for 2 भी कर सकते हैं। मतलब स्प्लिट में ये होता है कि एक शेयर को हम दो हिस्सों में तोड़ दिया, रिवर्स स्प्लिट में होता है कि दो शेयर्स को हमने एक शेयर्स में कंबाइन कर दिया। वो भी हम इसी रीजन की वजह से करते हैं कि डिजायरेबल ट्रेडिंग रेंज, मतलब सम टाइम प्राइस बहुत कम हो जाती है, वो इतनी कम हो जाती है कि लोगों को लगता है कि ये जो है अच्छा शेयर नहीं है, इसके पैसों में वैल्यू है। तो आप उसको ट्रेडेबल रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ाने के लिए स्टॉक रिवर्स स्प्लिट भी जो है कर देते हैं जी। ठीक हो गया जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।